हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। ये वीडियो हम लेकर आए हैं एनपीएस के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारे ग्रुप में काफ़ी बच्चे अभी नई नई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको एनपीएस को लेके काफ़ी डाउट है। तो ये वीडियो हम उनके डाउट क्लियर करने के लिए लाए आए हैं। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके एनपीएस के लिए है, ना कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। तो उसी हिसाब से वीडियो में आप आगे देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा होगा। तो ये जो फॉर्म होता है ये एनपीएस के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। ये 7 पेज का फॉर्म होता है। अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या डिटेल मांगी जाती है, क्या क्या डिटेल भरनी होती है और किस तरीके से आपका एनपीएस काम करता है। जैसे आपने पिछली वीडियो हमारी सैलरी की देखी होगी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 10% आपका डिडक्ट होता है सैलरी में से और 14% जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्ट होता तो है, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट होता है और कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जैसे आप पहला पेज देख रहे होंगे, तो इसमें अगर आप टॉप पे देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि प्लीज सेलेक्ट योर कैटेगरी। तो इसमें जो है आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप किस उसमें जॉब करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट ऑटोनमस बॉडी है। इसके अलावा आपके राइट हैंड साइड में फ़ोटो का है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसके बाद केवाईसी नंबर के लिए आता है। केवाईसी जो है वो आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद अगली है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अगर आप देखें तो इसमें आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। इसमें आपको सारे नहीं देने हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एनीवन, तो आपको सिर्फ एक देना है। इसमें उसकी डिटेल फिल करनी है और फोटोकॉपी जो है वो अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद तीसरा जो है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको दिया हुआ है कि इसमें कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के लिए, दोनों के लिए आपको देना है, और अगर सेम है तो आपको एक ही रखना है। तो इसके लिए भी आप आधार या वोटर आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी एक दे सकते हैं। इसमें दिया है नॉट मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, यानी 2 महीने से पुराना ना हो एड्रेस, यानी कि आप जहाँ करंटली रह रहे हैं उसी का ही देना है। 4.1 में अगर आप देखें तो कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, तो इसमें जहाँ आप रह रहे हैं उसकी डिटेल फिल करनी है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 4.2 में परमानेंट एड्रेस है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एक है तो आप इस पर टिक करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अगला पेज देखेंगे। अगले पेज पर आप देखिए तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर 6 में आपका अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें इनकम रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जैसी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का मतलब है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से इन्वॉल्व तो नहीं है। वैसे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में है तो आप वैसे भी अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको इसमें कैंसिल कर देना है। अगर इसमें कैंसिल भी नहीं करना है, इसमें कोई टिक ही ना करिए। इसके बाद नंबर 7 है आपका सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स। इसमें सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आप होते हैं, तो आपको अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल देनी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, एड्रेस, ब्रांच, MICR कोड, IFS कोड और पिन कोड, ये आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद आपको सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल डालनी है, यानी कि इसमें नॉमिनी जैसे आप बैंक वगैरह में सब जगह फिल करते हैं, तो वही चीज़ आपको फिल करनी है। इसके बाद से जो आपका मेन डिटेल है अब चालू होंगी। अभी तक तो जो था वो एक बेसिक डिटेल थी आपकी। अब इसमें आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 9, यानी एनपीएस ऑप्शन डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले है आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब योर Tier 2 अकाउंट ऑल्सो। तो इसको आपको टिक नहीं करना है, इसमें नो कर देना है, क्योंकि जो आपका अकाउंट होता है गवर्नमेंट वालों के लिए वो Tier 1 होता है। Tier 2 जो होता है वो वॉलेंट्री अकाउंट होता है, तो उसको आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद आपका है आई वुड लाइक माई प्रैन टू बी प्रिंटेड हिंदी। अगर आपको हिंदी में प्रिंट कराना है तो प्रैन जो आपका बन के आता है, ये आपका एक ATM की तरह कार्ड आता है बन के, तो उस पर अगर आपको डिटेल हिंदी या इंग्लिश में चाहिए हो तो उसके लिए ये फॉर्म वो है ऑप्शन। इसमें आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके बाद आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में अगर आप नंबर 4 पॉइंट देखें तो इसमें नेम ऑफ द पेंशन फंड दिए हुए हैं। तो नेम ऑफ द पेंशन फंड में आपके गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सिर्फ 3 होते हैं, LIC, SBI और UTI। और जो ICICI, कोटक, HDFC और बिरला है ये प्राइवेट सेक्टर वाले चूज़ कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट सेक्टर वाले चूज़ नहीं कर सकते। तो इन 3 फंड मैनेजर में से LIC, SBI, UTI में से आपको एक चुनना होता है। अब जिसको भी आप मर्जी है उसको आप चुन सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आप जो चुन रहे हैं
तो इसका मतलब कि LIC चुनेंगे तो उसका जो पैसा है वो LIC में इन्वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फंड मैनेजर है, ये अलग अलग कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको अगर आप चूज़ करेंगे तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आपको आगे देखेंगे कि किस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी का ही अगर आप नंबर 2 पॉइंट देखें तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस का मतलब होता है कि जो एलोकेशन है, किस उसमें किस कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जबकि ऑटो चॉइस में क्या है कि आप हर चीज़ अपने आप कैटेगरी डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें जो आपका फंड मैनेजर होगा वो अपने हिसाब से चूज़ करेगा। पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पॉइंट जो है वो एक्टिव चॉइस का है। तो एक्टिव चॉइस में अगर आप देखें तो इसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, A, G, C एंड E। तो इनका मतलब E जो होता है वो होता है आपका इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक तरीके से आप इसको म्यूचुअल फंड मान के चल सकते हैं। जो ऑप्शन C है वो कॉर्पोरेट डेब्ट्स होता है, कॉर्पोरेट डेब्ट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपकी कॉर्पोरेट जो कंपनी वगैरह होती है उसमें इन्वेस्ट होता है। इसके बाद जो आपका तीसरा है जी का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स निकालती है उसमें आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। इसके बाद आपका ए आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें ये होता है कि आपका जो क्लासेस हैं ये आपका रिस्क जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क वगैरह बहुत कम होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और इक्विटी में सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक्टिव चॉइस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ क्लास जी होता है, यानी सिर्फ आप सिर्फ गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बाकी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक्टिव चॉइस की बजाय ऑटो चॉइस जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप ऑटो चॉइस ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके लिए जो पॉइंट नंबर 4 है वो वैलिड होगा। अब पॉइंट नंबर 4 में अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, LC75, LC50 और LC25। LC का मतलब होता है आपका लाइफ साइकिल, जिसमें 75 जो होता है वो आपका कैप टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी 75 में टोटल एसेट अगर 75 है, LC50 एंड 25। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है सिर्फ आप LC25 या LC50 चुन सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, LC75 का मतलब है कैपिटल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ 75, यानी जो आप जितना पैसा उसमें NPS में आपका जाएगा उसका 75% जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और 50 में 50% और 25 में 25%। अब इसमें मार्केट में इन्वेस्ट होने का मतलब ये है कि देखिए जितना इन मार्केट में इन्वेस्ट होगा प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क भी है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मार्केट डाउन जाती है तो उतना ज़्यादा पैसा डूबने का चांसेस रहता है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको अगर सोचना है कि भाई आपको किस तरीके से चुनना चाहिए, तो इसके लिए अगर आपकी जो एज है वो कम है, 35 के नीचे है, तो आप जितना हाई जाना चाहते हैं उतना जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो जो मार्केट है उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन जितनी आप लेटर स्टेज में जाएंगे तो उसमें क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट में रिस्क है वो कम लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर करके ही चलना है। तो इसमें से आप जो चाहें इन दोनों ऑप्शन में से आप चुन सकते हैं, 50 और 25 में से। अब अगर इसमें ये देखें कि LC50 और LC25 का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, यानी हाँ थियोरेटिकली तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी LC50 की। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको एज वाइज इन्होंने एक टेबल दी हुई है कि ये अलग अलग एज में क्या क्या है। तो अगर आप एज 35 तक देखें तो जो आपकी 50% इन्वेस्टमेंट है वो क्लास E में होती है, 30% क्लास C में और 20% जो है वो क्लास G में होती है। ये क्लास ECG वही है जो हमने एक्टिव चॉइस में डिस्कस किया था कि किस उसमें इन्वेस्ट होता है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो क्लास E है तो उसमें क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिस्क फैक्टर है वो एज के साथ आपका कम करते रहते हैं, ताकि ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिले इस चीज़ का। क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हैं मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में तो आपको चांसेस यही रहते हैं कि आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपने 90s के अंदर टाटा या रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा और उसको आप आज 2022 में कंपेयर करें तो उस चीज़ में आपको जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में कोई भी कंपनी ये होता है कि डाउनफॉल भी हो सकती है, तो इसलिए एज के साथ रिस्क फैक्टर जो है वो कम करते जाते हैं। और अगर आप क्लास G में देखें तो क्लास G जो गवर्नमेंट बॉन्ड की है उसमें जो रेशो है वो बढ़ता रहता है। 20 से आपकी 35 की एज तक 20% है और जबकि 55 के ऊपर उसको 80% कर दिया जाता है, ताकि जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो NPS में जो भी फंड मिले तो उसमें कोई रिस्क ना रहे और आपको लॉस में ना रहे। सिमिलरली ऐसे ही LC25 में होता है। LC25 की टेबल भी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो रेशो है वो किस तरीके से काम करती है।
इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11 यानी डिक्लेरेशन ऑन फैक्ट का। इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें यूएस पर्सन येस और नो करना है, तो इसमें आप नो कर दीजिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए नहीं है। सेक्शन 2 को भी आप इसमें ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद डेट, प्लेस, नेम ऑफ सब्सक्राइबर और सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, तो इसमें आप अपना इसको पढ़ लीजिए, इसमें कुछ वैसा कुछ खास है नहीं, तो इसमें डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देना है आपको। इसके बाद 13 पॉइंट जो है वो है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, एम्प्लॉय कोड वगैरह और बेसिक पे, पे स्केल, ये सब आप इसमें फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे सिग्नेचर वगैरह जो भी हैं वो आपके जो डिपार्टमेंट है वो खुद करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 14 डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका डिपार्टमेंट अपने आप इसको साइन वगैरह सब कुछ करेगा। इसके बाद जो है डिक्लेरेशन बाय द एग्रीगेटर, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 16 टू बी फिल्ड बाय पीओपी एसपी, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो बस आपको फॉर्म में इतना तक ही भरना था जितना आपका पीछे भरा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लास्ट पेज देखें तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे इसके लिए कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। तो इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होगा, तो कि आपको कोई भी एक कॉपी इसमें लगानी होगी अपने इसके साथ, फॉर्म के साथ। और बाकी इस तरीके से आप अपना एनपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। और इसके अलावा ये कि आपको किस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और पास्ट में कितना, किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो और कोई डाउट आपका है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।